नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी बॉक्स। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर 1 द फाउंडेशंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया के पार्ट 1 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड इट्स बैकग्राउंड को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जिस आलू, टमाटर और हरी मिर्च के बिना आज किसी भी भारतीय रसोई का काम ही नहीं चलता, वो असल में हमारी जमीन की पैदावार थे ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच यही है। राइट। उन्हें यहाँ तक पहुँचने के पीछे ना एक ऐसी कहानी है जिसमें समुद्री लुटेरे हैं, महलों की साजिशें हैं और एक ऐसी कमर्शियल लालच है जिसने करीब 4 सदियों तक पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आज इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर 15th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों को भारत आने की धुन सवार हो गई। ये पूरा मुद्दा उतना ही दिलचस्प है जितना कि एक थ्रिलर नॉवल। क्योंकि देखो, हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तारीखों के चश्मे से देखते हैं, पर असल में ये कहानी इकोनॉमिक्स की है, यानी अर्थव्यवस्था की। मतलब सब कुछ पैसे और व्यापार के इर्द गिर्द घूम रहा था। बिल्कुल। 15th सेंचुरी में भारत ग्लोबल ट्रेड का अनडिस्प्यूटेड किंग था। पूरी दुनिया के व्यापार में हमारा हिस्सा करीब 25% था। वाओ, 25%! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अरे बहुत बड़ा हिस्सा। ये एंगस मेडिसन जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने भी इस बात को साबित किया है। सदियों से सिल्क रूट के जरिए, चाहे जमीन का रास्ता हो या समुंदर का, यूरोप तक हमारा सामान पूरी तरह सीमलेसली जा रहा था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था तो अचानक इन यूरोपियन पावर्स को नए रास्ते, खास करके समुद्री रास्ते ढूंढने की क्या आफत आ गई? पुराने रास्तों पर ऐसी कौन सी दीवार खड़ी हो गई थी? वो दीवार खड़ी हुई साल 1453 में, और ये एक ऐसी डेट है जिसे ग्लोबल हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हुआ ये कि ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम इस्तंबुल कहते हैं ना? सही पकड़ा। ये शहर ईस्ट और वेस्ट के बीच का सबसे बड़ा गेटवे था। इस कब्जे के बाद मेडिटेरेनियन सी और पुराने सिल्क रूट्स पर से यूरोप का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। ओह अच्छा, यानी पुराने रास्ते बंद? एकदम बंद। अब जो अरब और इटालियन ट्रेडर्स थे वो मिडलमैन बन गए, और उन्होंने स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इंडिगो तथा कॉटन के दाम सीधे 10 गुना बढ़ा दिए, यानी 10x। वेट, 10 गुना? एक तरह से ये वैसा ही था जैसे आपके रेगुलर हाईवे पर किसी ने अचानक टोल टैक्स 10 गुना बढ़ा दिया हो और अब आप मजबूरी में नए शॉर्टकट ढूंढने लग जाएं। बिल्कुल यही हुआ था। लेकिन मैं यहाँ एक बात को हाईलाइट करना चाहूंगी। ये मसाले, खास करके काली मिर्च, उनके लिए सिर्फ शौक या लग्जरी नहीं थी। यूरोपियन विंटर्स इतनी कड़ी होती थीं कि जानवरों के लिए चारा नहीं बचता था, तो उन्हें शादियों के लिए मीट प्रिजर्व करना पड़ता था। हाँ, मीट प्रिजर्वेशन उनका सबसे बड़ा इशू था। राइट। उस मीट को सड़ने से बचाने और उसका टेस्ट मेंटेन रखने के लिए पेपर उनके लिए लिटरली सर्वाइवल का सवाल था। एकदम ठीक कहा आपने। हिस्टोरियन के.एम. पनिक्कर का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। वो कहते हैं, ईस्टर्न ट्रेड वॉज द लाइफ ब्लड ऑफ यूरोपियन प्रोस्पेरिटी। इन मिडलमैन को रास्ते से हटाना अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी। पर इसके अलावा 2 और फोर्सेस काम कर रही थी। वो क्या थी? पहली थी मर्केंटिलिज्म। उस वक्त की यूरोप में ये इकोनॉमिक थियोरी चल रही थी कि दुनिया में वेल्थ यानी संपत्ति लिमिटेड है। उनका मानना था कि जिसके पास सबसे ज्यादा सोना और चांदी होगा वही देश सबसे ताकतवर होगा। दूसरी फोर्स थी रिलीजियस ज़ील, यानी क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाने का जुनून। बिल्कुल वही। और इन सब को आगे बढ़ाने के लिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी में भी क्रांति आ चुकी थी। मैरिनर्स कंपास और एस्ट्रोलेब जैसी नई मशीन्स आ गई थीं, जिससे समंदर में रास्ता भटकने का रिस्क अब बहुत कम हो गया था। हाँ, और इन नई टेक्नोलॉजीज का असर टाइमलाइन पर बिल्कुल साफ दिखता है। 1487 में बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर कर लिया था। फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढते हुए गलती से अमेरिका पहुंच गया, और आखिरकार 1498 में वास्को ड गामा उस डायरेक्ट सी रूट को ढूंढने में कामयाब रहा। सही टाइमलाइन है। पर अगर हम इस कहानी का दूसरा पहलू देखें कि भारत के अंदर ऐसा क्या था जो इनको चुंबक की तरह खींच रहा था। हाँ, वहां आते हैं। ऐसा क्या था हमारे यहाँ? देखो, भारत का अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त आम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा एडवांस था। एक हुंडी सिस्टम चल रहा था हमारे यहाँ। हुंडी सिस्टम, ये क्या था? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये आज के बिल्स ऑफ एक्सचेंज या क्रेडिट नोट जैसा था।
इसका मतलब था कि किसी ट्रेडर को अपने साथ खतरनाक रास्तों पर बहुत सारा कैश या सोना कैरी करने की जरूरत नहीं थी। अरे वाह, ये तो काफी मॉडर्न अप्रोच थी उस जमाने के हिसाब से। थाई, सूरत, मसूलीपट्टनम और कैलिकट उस जमाने के ग्लोबल हब्स थे जहां वेल एस्टैब्लिश्ड कैरावान ट्रेड रूट्स आकर मिलते थे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय शासकों ने इन यूरोपियंस का दरवाजे खोलकर स्वागत किया। जैसे कैलिकट की जमोरिन ने किया था। हाँ, चाहे वो जमोरिन हो, शिवाजी महाराज का फ्रेंच के साथ ट्रेड अलायंस हो या मुगल्स का इन्हें ट्रेड सिक्योरिटी देना हो, उन्होंने इनका सपोर्ट ही किया था। ये सारे पॉइंट्स उस दौर के ओपन इकोनॉमी को दर्शाते हैं। सर थॉमस रो का वो फेमस कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, यूरोप ब्लेडेथ टू एनरिच इंडिया। यानी यूरोप अपना सोना और खजाना खाली कर रहा था भारत से सामान खरीदने के लिए। एकदम सटीक कोट है। तो चलिए अब उस शख्सियत पर आते हैं जिसने इस नए समुद्री हाईवे का सबसे पहले फायदा उठाया। तो पोर्चुगीज 1498 से लेकर 1961 तक ये पहले थे जो आए और सबसे आखिर में गए। 1498 में वास्को ड गामा एक गुजराती पायलट की मदद से, जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसके साथ कैलिकट पहुंचा। वहां लोकल रूलर ज़ैमोरिन ने उसका बड़ा स्वागत किया। हालांकि ज़ैमोरिन को उम्मीद थी कि ये लोग सोना चांदी लाएंगे, पर वास्को ड गामा के पास देने के लिए सिर्फ सस्ते कपड़े और बर्तन थे। ओह, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा ज़ैमोरिन को। थोड़ा नहीं, काफी। फिर भी जैसा हिस्टोरियन संजय सुब्रमण्यम कहते हैं, द सी बिकेम द न्यू सिल्क रूट। जब वास्को ड गामा वापस यूरोप लौटा और उसने अपना लाया हुआ सामान वहां बेचा, तो उसने अपनी पूरी यात्रा के खर्च को निकालने के बाद भी 60 गुना प्रॉफिट कमाया। वेट, 60 गुना प्रॉफिट एक सिंगल ट्रिप से? हाँ, 60 टाइम्स। ये प्रॉफिट मार्जिन देखकर पोर्चुगीज क्राउन तो जैसे पागल ही हो गया। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया कि अब स्पाइसेस और वेपन्स के व्यापार पर उन्हें मोनोपोली चाहिए, और उन्होंने यहाँ फैक्टोरिया सेटअप करना शुरू कर दिया। एक मिनट, ये फैक्टोरियाज यानी फैक्ट्रीज, ये शब्द सुनकर दिमाग में बड़ी बड़ी चिमनियों और मैन्युफैक्चरिंग का ख्याल आता है। क्या ये लोग सच में यहाँ उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे? नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। उस दौर में इन फैक्ट्रीज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बिल्कुल नहीं था। ये असल में फोर्टिफाइड वेयरहाउसेस थे। अच्छा, वेयरहाउसेस यानी गोडाउन टाइप के। बिल्कुल, बड़े बड़े गोडाउन्स जिनके चारों तरफ किलेबंदी होती थी, ताकि जब तक उनके जहाज वापस ना आए, उनका खरीदा हुआ सामान वहां सुरक्षित रखा जा सके। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स और कैनन्स होते थे वहां। समझ गए। तो 1500 में पेड्रो एल्वारेज कब्राल ने आकर कैलिकट में ऐसी ही पहली फैक्ट्री लगाई थी, पर वहां अरब ट्रेडर्स के साथ उनका क्लैश हो गया है ना, लड़ाई हुई। हाँ, वहां झगड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली प्रॉपर यूरोपियन फैक्ट्री और फोर्ट इमैनुअल बनाया, और ये कोचीन 1530 तक इनका हेडक्वार्टर्स रहा। लेकिन इनका असली डोमिनेशन थोड़ा बाद में शुरू हुआ, राइट? जब 1505 में इनका पहला गवर्नर फ्रांसिस्को ड अल्मेडा आया। हाँ, अल्मेदा ने आते ही एक पॉलिसी लॉन्च की जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, और साथ ही वो करतास सिस्टम लाया। इसने 1509 में बैटल ऑफ द्यू भी जीती थी। पर ये ब्लू वाटर पॉलिसी असल में थी क्या? क्या इसका मतलब समुद्र पर पूरा कब्जा करना था? एग्जैक्टली। अल्मेडा को समझ आ गया था कि पोर्चुगीज लोगों के पास इतनी मिलिट्री पावर तो है नहीं कि वो जमीन पर आकर बड़े भारतीय शासकों को हरा सकें, पर उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। हाँ, उन्होंने सोचा कि जमीन को छोड़कर गहरे समुंदर यानी ब्लू वाटर पर पूरा कंट्रोल कर लो। इसके तहत लाया गया कार्तेज सिस्टम। ये बेसिकली एक नवल पास था, एक परमिट जैसा। बिल्कुल, एक ऐसी परमिट जिसके बिना कोई भी जहाज, यहां तक कि बड़े मुगल एम्पायर्स के जहाज भी अरेबियन सी में व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर बिना कार्तेज के कोई जहाज उन्हें मिलता तो पुर्तगाली उसे डुबा देते थे या पूरा लूट लेते थे। अरे, ये तो सीधे सीधे समुंदर का हफ्ता वसूली मॉडल हो गया। एक माफियोसो अप्रोच, जहां सबसे ताकतवर एम्पायर्स को भी व्यापार के लिए एक बाहरी नेवल पावर से परमिशन लेनी पड़ रही थी। ये सच में हैरान करने वाला है तो जरूर। पर 1509 में जब अफोंसो दे अल्बुकर्क अगला गवर्नर बनकर आया, तो उसने स्ट्रैटेजी को और थोड़ा बदला। उसने सिर्फ समुंदर पर नहीं, जमीन पर भी ध्यान दिया। हाँ, अल्बुकर्क को तो रियल फाउंडर माना जाता है ना? सही कहा, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि बिना टेरिटोरियल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लंबा नहीं टिका जा सकता। 1510 में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था उस समय। और उसने वहां कुछ लोकल पॉलिसीज भी लागू की थी ना? हाँ, उसने गोवा में सती प्रथा बैन की और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैरिज पॉलिसी चलाई।
उसने अपने पुर्तगाली सैनिकों को लोकल भारतीय औरतों से शादी करने के लिए एनकरेज किया। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि एक नई लूजो इंडियन पॉपुलेशन तैयार होगी, जो दिखने में मिक्स्ड होगी पर लॉयल्टी में पूरी तरह पुर्तगीज क्राउन के वफादार होगी। फिर 1529 में नूनू दा कूना आया, जिसने कैपिटल को 1530 में कोचिन से उठाकर गोवा शिफ्ट कर दिया। और नूनू दा कूना ने बहादुर शाह से धोखे से द्यू और बसीन एक्वायर कर लिया था, राइट? बिल्कुल। पर अगर हम पॉलिटिक्स से थोड़ा हट कर देखें, जैसे आपने शुरू में आलू टमाटर की बात की थी। हाँ, मुझे वही याद आ रहा था। आप लोग जो आज आलू टमाटर और हरी मिर्च खा रहे हैं, उसके लिए पोर्चुगीज को थैंक यू कहिए। सही बात है। पोटैटो, टमाटो, चिली, टोबैको, कैशूनट यानी काजू और पपाया, ये सब क्रॉप्स वो लोग ब्राजील के रास्ते इंडिया लाए थे। इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा है, इसके अलावा 1556 में उन्होंने गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की। और आर्किटेक्चर में भी तो इनका बड़ा असर रहा है। हाँ, गोवा का बसिलिका ऑफ बॉम जीसस देख लीजिए, जो गॉथिक और बैरोक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पर इतनी मजबूत नींव के बावजूद इनका पतन भी तो बहुत तेजी से हुआ, ऐसा क्यों? उसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था उनकी रिलीजियस इनटॉलरेंस। वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स पर उतर आए थे, जिससे लोकल आबादी उनके सख्त खिलाफ हो गई थी। दूसरा था उनका पायरेसी और लूटपाट का तरीका, जिसने आखिरकार मुगल्स को भी उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरे यूरोपियन पावर्स से भी तो कंपटीशन बढ़ रहा था। बिल्कुल। 1612 के बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिश नेवी ने इन्हें बुरी तरह हराया, और फिर 1739 में मराठाज ने इनसे बसीन और साल से छीन लिया। आखिर में इनका एम्पायर बस गोवा, दमन और दीव तक सिमट गया, जिसे बाद में 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय के तहत आजाद कराया, यानी फर्स्ट टू अराइव और लास्ट टू लीव। एकदम ठीक। तो यहाँ से कहानी में एक नया एंगल आता है। जब पोर्चुगीज यहाँ सेटल हो गए थे, तब अचानक डच यानी नेदरलैंड्स के लोग सीन में कैसे आ गए? उनकी एंट्री 1605 के आसपास हुई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात? उनका प्राइमरी इंटरेस्ट तो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे। अगर उनका टारगेट इंडोनेशिया था, तो वो अचानक रास्ता भटककर भारत क्या करने आ गए थे? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। देखो, डच सीधे भारत आना ही नहीं चाहते थे, उनका कोई प्लान नहीं था। पर जब वो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स गए, तो उन्हें पता चला कि वहां के लोकल लोगों को उनके लाए हुए यूरोपियन सामान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, तो इंडोनेशियंस को क्या चाहिए था? इंडोनेशियंस को अगर स्पाइसेस के बदले कुछ चाहिए था, तो वो थे इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी भारतीय सूती कपड़े। उनकी वहां भारी डिमांड थी, तो डच लोग मजबूरन एक आर्बिट्राजर बन गए। वो भारत इसलिए आए ताकि यहां से बढ़िया कपड़े और डाई खरीदकर इंडोनेशिया ले जा सकें, और वहां उन कपड़ों के बदले मसाले खरीदकर यूरोप वापस जाएं। अरे वाह, कमाल की चेन बनाई उन्होंने। 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई थी। फिर 1610 में पुलिकट में फोर्ट गेल्ड्रिया बनाया, जो उनका लंबा वक्त तक हेडक्वार्टर रहा। इसे बाद में 1690 में नागापट्टनम शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, और उन्होंने यहाँ सूती कपड़े, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, सिल्क और ओपियम का ट्रेड किया। और पता है, उन्होंने यहाँ अपने खुद के सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें गोल्ड पगोडास कहा जाता था, है ना? बिल्कुल सही। पर इनकी पावर ना काफी जल्दी सिमट गई। इनका फोकस कभी एम्पायर बिल्डिंग में था ही नहीं, वो पूरी तरह सिर्फ स्पाइस ट्रेड पर ध्यान दे रहे थे। इनके फॉल को हम 2 मेजर बैटल से समझ सकते हैं। वो कौन सी बैटल्स थी? पहली थी 1741 की बैटल ऑफ कोलाचल। ये इतिहास की बहुत ही रेयर और सिग्निफिकेंट घटना है, जहां ट्रैवनकोर के राजा मर्थांडा वर्मा ने इनको एक आधुनिक वेल इक्विप्ड यूरोपियन पावर को पूरी तरह धराशायी कर दिया था। ओह वाओ, राजा मर्थांडा वर्मा ने हराया था। ये तो सच में एक बड़ा इवेंट था। बहुत बड़ा। और जो रही सही कसर थी, वो 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में पूरी हो गई, जिसे चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रैक्टिकली इनकी बची कुची नेवल और ट्रेडिंग पावर इंडिया में खत्म कर दी। जिसके बाद 1824 की एंग्लो डच ट्रीटी हुई और 1825 तक वो पूरी तरह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया छोड़ गए। तो चलिए अब इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर की तरफ, द ब्रिटिश, 1608 से 1947 तक। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने अगले करीब 300 साल तक यहाँ राज किया। उनकी शुरुआत एक ट्रेडर्स के ग्रुप के रूप में हुई थी। 1599 में कंपनी ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम का एक ग्रुप बना था। फिर 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I से इन्हें एक रॉयल चार्टर मिला। इस चार्टर ने इन्हें ईस्ट में व्यापार करने की मोनोपोली दे दी थी। पर इनकी स्ट्रैटेजी बाकियों से अलग कैसे थी?
हाँ, ब्रिटिश की ईआईसी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था, जबकि पोर्चुगीज और फ्रेंच कंपनीज सीधे उनके राजाओं के कंट्रोल में थीं। इस वजह से ब्रिटिश डिसीजन मेकिंग बहुत तेज और प्रॉफिट ड्रिवन थी। हालांकि इनकी शुरुआत यहां आसान नहीं थी। हाँ, 1608 में जहांगीर के टाइम पर कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज पर सूरत आया था, पर उसे फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली, भले ही जहांगीर ने उसे मनसबदार बना दिया था। सही कहा, क्योंकि पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस कोर्ट में इतना ज्यादा था कि हॉकिंस खाली हाथ रह गया। पर गेम पलटा 1612 में। बैटल ऑफ स्वॉली से, राइट? एकदम सही। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने बैटल ऑफ स्वॉली में पोर्चुगीज को हरा दिया। जब जहांगीर ने देखा कि ब्रिटिश ने इतनी पावरफुल पोर्चुगीज नेवी को हरा दिया है, तो वो खुश हो गया। उसने 1613 में सूरत में ने पहली परमानेंट फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। और फिर 1615 में सर थॉमस रो एम्बेसडर बनकर आए और उन्होंने मुगल कोर्ट से और भी प्रिविलेजेस निकलवा लिए। यहां से ब्रिटिश ने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए, जिन्हें हम इनके 3 मेन पिलर्स कह सकते हैं। हाँ, और इन 3 पिलर्स का अपना एक अलग इतिहास है। पहला पिलर था मद्रास। 1639 में फ्रांसिस डे ने लीज पर जमीन ली और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। दूसरा पिलर था बॉम्बे, जिसकी कहानी तो सबसे हैरतअंगेज है। अरे वही डाउरी वाली कहानी ना? हाँ, 1661 में पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी किंग चार्ल्स II से हुई। दहेज में पोर्चुगीज ने किंग को पूरा बॉम्बे पकड़ा दिया और 1668 में किंग ने यही बॉम्बे ईआईसी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना रेंट पर दे दिया। आज के जमाने में 10 पाउंड में बॉम्बे में क्या ही मिलता है, एक चाय की टपरी की जगह भी नहीं मिलेगी। खैर, इनका तीसरा पिलर था कैलकटा। 1690 में जॉब चार्नोक ने सुतनूती, कालीटता और गोविंदपुर लीज पर लिए और बाद में 1698 में फोर्ट विलियम बनाकर कैलकटा बसाया। बिल्कुल, पर अगर कोई टर्निंग पॉइंट था जिसने इन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया, तो वो था 1717 का फरुखसियार्स फरमान। जॉन सरमन मिशन वाला। हाँ, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसने कंपनी को दस्तक यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड पासेस दे दिए। एक तरफ भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, दूसरी तरफ ईआईसी बिना टैक्स के सामान लाले जा रही थी। जैसे नाइल फर्गसन ने क्या खूब कहा है, द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स, डिस्गाइज्ड एज डिप्लोमैट्स एंड स्टेड एज रूलर्स। एकदम सटीक बात है। लेकिन देखिए, हमारी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। 2 और प्लेयर्स थे गेम में, द डेन्स और द फ्रेंच। अगर हम डेन्स की बात करें तो वो 1616 में आए थे, है ना? हाँ, डेनमार्क के लोगों ने 1620 में ट्रैंक्वेबार, जो अब तमिलनाडु में है, और 1755 में बंगाल के सिरमपुर में अपने सेटलमेंट किए। पर उनका फोकस कॉमर्स से ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज पर था। तो उनका क्या हुआ एंड में? वो धीरे धीरे बैंकरप्ट होते गए और 1845 तक उन्होंने अपने सारे बेसिस ब्रिटिश को बेच दिए और निकल गए। और अब आते हैं द फ्रेंच पर। ये 1664 में आए। सबसे आखिर में किंग लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी दे जिन्स ओरिएंटल्स बनाई। सही पकड़ा। 1668 में फ्रांसवा करोन के अंडर सूरत में पहली फैक्ट्री खुली। उसके बाद 1673 में चंदरनागर और 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने पौंडीचेरी सेटल किया। इनके पास बहुत पोटेंशियल था, खासकर इनके गवर्नर डुप्लेक्स के अंडर। डुप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। पर 3 कार्नाटिक वॉर्स हुई 1740 से 1763 के बीच, और ब्रिटिश की बेटर प्लानिंग की वजह से फ्रेंच हार गए। आखिरकार 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस ने इनकी पावर को हमेशा के लिए सिर्फ कमर्शियल तक सीमित कर दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इन सब यूरोपियन पावर्स ने इतना लंबा सफर तय किया, आपस में इतनी लड़ाइयां की, तो आखिर ये लोग भारत से अपने देशों में लेकर क्या जाते थे? कौन सा सामान एक्सपोर्ट हो रहा था? मैं यहाँ 4 मेन एक्सपोर्ट्स लिस्ट करता हूँ। पहला था स्पाइसेस, खास करके पेपर और क्लोव्स, जिनका उपयोग प्रिजर्वेटिव्स की तरह होता था। दूसरा था इंडिगो, जो सारखेज गुजरात में और यूपी के बयाना से आता था। राइट। और तीसरा था सॉल्ट पीटर, यानी गन पाउडर या बारूद बनाने का रॉ मटेरियल। ये मुख्य रूप से बिहार और बंगाल से आता था। और चौथा था टेक्सटाइल्स। ढाका की मसलिन और सूरत का कैलिको पूरे यूरोप में बहुत फेमस थे। ये सब हाई डिमांड आइटम्स थे। वेल, ये था द फाउंडेशंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया का पार्ट 1, जहां हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस एक व्यापारी बनकर आए और भारत में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए। पर छोड़ने से पहले एक बड़ा सवाल, जहां से हमने शुरू किया था। अगर सोचा जाए तो
अगर 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने पुराने ट्रेड रूट्स ब्लॉक नहीं किए होते, तो क्या आने वाले कई सदियों का आधुनिक इतिहास वैसा ही होता, जैसा हमने अभी डिस्कस किया? क्या कोलोनियलिज्म और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कॉन्सेप्ट्स कभी वजूद में आते? अगले लेक्चर से पहले इस बारे में जरूर सोचिएगा। यही तो इतिहास की खूबसूरती है। एक छोटा सा इवेंट पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं रोकते हैं। इस फैसिनेटिंग इतिहास को सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।